देखो नीमाटोड की हम बात करते हैं। जो नीमाटोड है, नीमाटोड क्या है, एक पेस्ट है। ये टोबैको के रूट में ये इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है। टोबैको का पौधा है, इसके रूट में ये इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है। तो इसको हम लोग कैसे प्रिवेंट करेंगे? तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम मेथड का इस्तेमाल करते हैं, वो है हमारा, इसके लिए हम यूज़ करते हैं RNAi। RNAi मतलब हो गया इंटरफेरेंस, ठीक है, RNAi इंटरफेरेंस। तो इसमें क्या होता है कि ये RNA इंटरफेरेंस क्या है? ये मेथड है, सेलुलर डिफेंस का एक मेथड है इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये सेलुलर डिफेंस का एक मैकेनिज़्म है। मतलब जैसे कि यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक नहीं, प्रोकैरियोटिक में तो एक ही सेल होगा एक तरीके से, है ना। यूकैरियोटिक में क्या होता है, सेलुलर, सेल से सेल में चीज़ ना फैल जाए। ये सेल है, ये सेल है, इनसे इनमें चीज़ ना फैल जाए। तो सेलुलर डिफेंस का एक मैकेनिज़्म है इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, इसके अंदर हम लोग mRNA की साइलेंसिंग कर देते हैं। mRNA की साइलेंसिंग कर देते हैं, बस इतना याद रखना है, जिससे mRNA की जो साइलेंसिंग है वो, जो हमने जैसे कि साइलेंसिंग कर दी है, अब वो आगे चल के प्रिवेंट ना हो। इस एरिया में है तो वो अब आगे आगे इसकी ट्रांसलेशन प्रिवेंट ना हो जाए। भाई हमें इस एरिया के अंदर हमने mRNA की साइलेंसिंग कर दी है, ठीक है। अब हमें, ये हमारा पूरा हाथ है, हमें इतने एरिया के अंदर हमने साइलेंसिंग कर दी क्योंकि गड़बड़ हो गई है। अब आगे तो चलती रहे ना, आगे भी पूरा साइलेंसिंग में ना चले, तो पहले mRNA की साइलेंसिंग करनी, उसके बाद फिर mRNA की साइलेंसिंग को प्रिवेंट करना कि आगे भी ये साइलेंस ना फैल जाए। आगे तो हमें शोर चाहिए इस तरीके से। देखो अब एक टॉपिक है ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स। ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स, इसमें क्या होता है ना, जैसे कि ये हमारा कोई जीन है, ठीक है, इधर से ये इसका ना प्लास्मिड काट लिया जाता है, फिर प्लास्मिड काट के उसके अंदर फिर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है इस तरीके से। तो क्या कटता है, प्लास्मिड को काटा जाता है, ठीक है। ट्रांसजेनिक माइक्रोब क्या होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर जीन को या फिर जीन को रिड्यूस किया जाता है, जीन को रिड्यूस किया जाता है ड्यूरिंग, कब कब रिड्यूस किया जाता है, ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के टाइम पे, ठीक है ना। तो रिकॉम्बिनेंट जो rDNA होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के टाइम पे जिस जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चेंज किया जाता है उसको हम लोग बोल देते हैं माइक्रो ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स। इनका यूज़ जो होता है ना वो प्रोटीन बनाने में होता है। अब जो इंसुलिन हम क्रिएट कर रहे हैं वो भी एक प्रोटीन है। दूसरा, हम एमिनो एसिड बना सकते हैं, प्रोटीन बना सकते हैं, एमिनो एसिड बना सकते हैं, और फ्यूल्स बना सकते हैं। पेपर इंडस्ट्री में हम इसका काम ले सकते हैं। तो प्रोटीन, एमिनो एसिड, फ्यूल्स, पेपर इंडस्ट्री, और चौथा है इसमें वैक्सीन, ठीक है ना। वैक्सीन वगैरह में हम काम ले सकते हैं। अब एक ना जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करके इंसुलिन बनाया गया। इंसुलिन जो है, पहले ये जेनेटिक इंजीनियरिंग, इंसुलिन से पहले क्या होता था कि इंसुलिन जो है ना स्लॉटर्ड पिग और काऊ की बॉडी से निकाला जाता था। अब वो कुछ लोगों को एलर्जिक रिएक्शन करता था बहुत ज़्यादा, तो इसलिए क्या हुआ, एक कंपनी थी 1983 के अंदर, उस कंपनी का नाम था एली लिली कंपनी, ठीक है, एली लिली कंपनी। इसने क्या किया, इसने दो बैक्टीरिया को लिया, बैक्टीरिया ए और बैक्टीरिया बी को लिया, और इन बैक्टीरिया को डाईसल्फाइड ब्रिज से जोड़ दिया इनको डाईसल्फाइड ब्रिज से जोड़ दिया, है ना। लेकिन ये है कि ऑल्दो बैक्टीरिया को हम लोग हमेशा हम लोग बैक्टीरिया को से इंसुलिन नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर ना, जैसे ये पूरा बैक्टीरिया का पार्ट है, इसमें एक पार्ट होता है हमारा एक्सॉन और दूसरा पार्ट होता है हमारा इंट्रियोन। अब ये जो इंट्रियोन है ये होता है यूजलेस पार्ट, इसका कोई काम नहीं होता, ठीक है, ये है यूजलेस पार्ट। लेकिन जो हम बात करते हैं, अगर हम ह्यूमन का निकालते हैं,
ह्यूमन, इसलिए हम लोग ह्यूमन वाले को यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया को हम लोग इसलिए यूज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर होता है इंट्रियन, जो कि यूजलेस पार्ट होता है। लेकिन जब हम ह्यूमन से निकालते हैं तो ह्यूमन का पूरा ही जो पार्ट होता है वो होता है एक्सॉन, उसमें सारा का सारा वो यूज़ वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ह्यूमन से जो हम इंसुलिन निकालते हैं वो हमारा निकलता है प्रो इंसुलिन के रूप में। जेनेटिकली इंजीनियरिंग करने के लिए हमें ह्यूमन से निकालना पड़ता है, वो प्रो इंसुलिन के रूप में निकलता है। और प्रो इंसुलिन की क्या खासियत है कि इसके पास सी पेप्टाइड होता है हमेशा। कुछ याद नहीं रखना, जो लिखा हुआ है सिर्फ वही याद रखना है, ये सब समझाने के लिए है। जीन थेरेपी क्या होता है? जीन थेरेपी के अंदर ये एक जेनेटिक इंजीनियरिंग की ही टेक्निक है। इसमें हम जो फॉल्टी जीन होते हैं ना, उसको हम रिप्लेस करते हैं किससे? हेल्दी जीन से। मॉलिक्यूलर, अच्छा, अब एक होता है हमारी एडिनोसिन डाईअमाइनेज डेफिशिएंसी। देखो, अगर इस एडिनोसिन डाईअमाइनेज अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी ना, तो इससे क्या हो जाता है, सेवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, तो इसमें फिर इसके लिए हमें जीन थेरेपी करनी पड़ती है। जो WBC होते हैं, WBC के अंदर ही हमारी इम्यूनिटी होती है, तो WBC के अंदर फिर इसको कुछ इंसर्ट किया जाता है, एडिनोसिन डाईअमाइनेज को इसमें इंसर्ट किया जाता है। तो एडिनोसिन डाईअमाइनेज से कौन सी बीमारी होती है? इससे होती है हमारी सेवियर कंबाइंड इम्यून डिफिशियंसी। सेवियर कंबाइंड मतलब मेन बात इतनी याद रखनी है कि एडिनोसिन, क्या बोल रही हूँ मैं, एडिनोसिन डी अमाइनेज से अगर ये नहीं है शरीर में, इससे कौन सी बीमारी हो जाएगी? इससे हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो ख़राब रहता है, मतलब अच्छा नहीं चलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर प्रोब। ये मॉलिक्यूलर प्रोब क्या चीज़ है? तो मॉलिक्यूलर प्रोब जो है ये सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है, या तो DNA हो सकता है या फिर ये RNA हो सकता है, जिसको हम लोग लेबल करते हैं रेडियो आइसोटॉप के साथ। मतलब इसको देखने के लिए हमें रेडियो आइसोटॉप का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मॉलिक्यूलर प्रोब क्या होता है कि वो DNA और RNA के वो पीसेस जिसको जिस पे रेडियो आइसोटॉप का लेबल लगा हुआ हो। ठीक है, अब ये जो हमारा एलिज़ा है, एलिज़ा की फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड, ठीक है ना, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, ये इसकी होती है। इसका प्रिंसिपल क्या है? तो इसका प्रिंसिपल है एंटीजन एंटीबॉडी के प्रिंसिपल पे चलता है। एंटीजन एंटीबॉडी के प्रिंसिपल पे चलता है, एंटीजन और एंटीबॉडी के प्रिंसिपल पे चलता है। इसमें पूछे ले कि भाई ये जो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे है, इसमें ये एंजाइम कौन सा होता है? तो एंजाइम इसमें होता है पैरो ऑक्सीडेज। कौन सा एंजाइम होता है? पैरो ऑक्सीडेज या फिर एल्कलाइन फॉस्फेटेज। ठीक है ना, पैरो ऑक्सीडेज या फिर एल्कलाइन फॉस्फेटेज। ओके, पैरो ऑक्सीडेज या फिर एल्कलाइन फॉस्फेटेज। ये जो मार्केट के अंदर जेनेटिकली इंजीनियर्ड कौन सा प्रोडक्ट आएगा, कौन सा नहीं आएगा, इसको कौन अप्रूव करता है? सो गवर्नमेंट की कमेटी है जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूव्ड कमेटी, ये इसे करती है। अब बायो पेटेंट क्या होता है? बायो पेटेंट होता है अधिकार जो आपको सरकार देती है कि हाँ, दूसरे लोग जो हैं, ये प्रोडक्ट इनका है, दूसरे लोग जो हैं इन इस प्रोडक्ट को कमर्शियल यूज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। बायो पायरेसी क्या होता है? पायरेसी क्या होता है? किसी का चुरा लिया हो, तो विदाउट किसी भी कंपनी ने, किसी भी दूसरे देश ने, कंपनी ने या दूसरे देश ने, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने विदाउट ऑथराइजेशन अगर इस रिसोर्स को, बायोलॉजिकल रिसोर्स को, बायो रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, तो वो बायो पायरेसी कहलाता है। इकोलॉजी की हम बात करते हैं, चैप्टर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन।
सबसे पहला है इकोलॉजी। इसमें क्या होता है, इसमें इंटरैक्शन होता है। इंटरैक्शन किसके बीच में, ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच में। इकोलॉजी में इंटरैक्शन होता है ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच में। फिजिकल एनवायरनमेंट में आ जाएगा एबायोटिक, मतलब बायोटिक और एबायोटिक का इंटरैक्शन इकोलॉजी के अंदर होता है। ठीक है, इसके पर्टिकुलरली वैसे तो 6 लेवल है, बट एनसीईआरटी में 4 लेवल दिए हुए हैं। सबसे पहले होता है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म यानी कि सिर्फ एक जैसी पॉपुलेशन, मतलब एक जैसा आदमी। जैसे कि मान लेते हैं कि मैं एक ह्यूमन हूँ, ठीक है, ये हो गया हमारा ऑर्गेनिज्म। इसके बाद बनती है पॉपुलेशन, मेरे जैसे और लोग आ जाएं तो ये क्या बन जाएगी, पॉपुलेशन। ठीक है, अब होता है कम्युनिटी। कम्युनिटी में क्या होता है कि मैं भी हूँ, ठीक है, कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, तो बहुत सारे डिफरेंट स्पीसीज़ आ गई है। यहाँ पे क्या होता है, पॉपुलेशन में होती है सेम स्पीसीज़, और कम्युनिटी में क्या होती है, कम्युनिटी के अंदर होती है मल्टीपल स्पीसीज़। इसके बाद फिर बनता है हमारा बायोम। बायोम क्या होता है, बायोम जो होता है एक ऐसा पार्ट होता है, मतलब लैंड का कुछ इस तरीके का पार्ट जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के ऊपर डिफाइन हो। ठीक है ना, जैसे कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी भी हम कैसे देखते हैं, तो जैसे इस ऐसे है ये, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे ऊपर जाते जाते हमारा टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हमारी जो है वो ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ हो रही है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, पर्टिकुलरली यहाँ पे हमारा हो जाएगा रेन फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे है वेट एरिया और यहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा है ना, तो ये हो जाएगा रेन फॉरेस्ट। और यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा डेजर्ट हो जाएगा। इसके बीच में क्या आ जाएगा, इसके बीच में आ जाएगा सवाना। यहाँ पे होता है तैगा टैगा और यहाँ होता है टुंड्रा। ठीक है, अब निश क्या होता है, देखो निश जो है ना एक यूनिक फीचर होता है। अब यूनिक फीचर यानी जैसे कि मतलब यूनिक फीचर जहाँ पे जो स्पीसीज़ है वो अपना फंक्शनल रोल करती हो। एक यूनिक फीचर जहाँ पे स्पीसीज़ अपना फंक्शनल रोल करती हो। जैसे कि मान लेते हैं किसी का है फूड निश है, ठीक है, किसी का कोई निश है, किसी का एक्वाटिक निश है, इस तरीके से। तो इतना याद रखना है कि ये एक यूनिक फीचर है और ये फंक्शनल रोल होता है। अब हम बात करते हैं यूरीथर्मल। तो देखो थर्मल से पता चलता है कि टेम्परेचर, और यूरी का मतलब होता है वाइड टेम्परेचर। तो जो वाइड टेम्परेचर के अंदर रह जाएं, जैसे कि हम हैं, ह्यूमन वाइड टेम्परेचर में रह जाता है, टाइगर रह जाता है, बिल्ली कहीं भी मिल जाती है, कुत्ता कहीं भी मिल जाता है। अब कुछ होते हैं स्टेनोथर्मल। स्टेनो का मतलब क्या होता है कि नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर है ना। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा, जैसे कि कोरल रीफ है, तो कोरल रीफ जो है वो टेम्परेट में नहीं मिलती, उसको सिर्फ ट्रॉपिकल एरिया ही चाहिए। ठीक है, पेंगुइन हो सकती है, पेंगुइन हमारी सिर्फ ऊपर ही मिलती है, ऊपर वाले एरिया में। पोलर बियर को भी ठंडी ठंडी जगह चाहिए। तो ये होते हैं कुछ स्टेनोथर्मल वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोटो पीरियोडिसिटी की। तो फोटो पीरियोडिसिटी में क्या होता है, एक रिस्पॉन्स, किसका रिस्पॉन्स, प्लांट और एनिमल का रिस्पॉन्स टुवर्ड्स लाइट की। जैसे कि ये लाइट है, इसकी ओर पौधा या जानवर कैसा रिस्पॉन्स करेगा, ये मतलब है। ठीक है, अब हम बात करते हैं होम्योस्टेसिस। ये होम्योस्टेसिस ये क्या चीज़ होती है। देखो होम्योस्टेसिस क्या होती है कि जैसे कि जो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट है उसके अंदर कॉन्स्टेंसी बना के रखना, एक कांस्टेंट बना के रखना, भले ही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कुछ भी हो। जैसे कि मान लेते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर कॉन्स्टेंसी बना के रखना, भले ही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारा कुछ भी हो। मान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, मान लेते हैं कि 47 डिग्री टेम्परेचर है, तो हम क्या करेंगे, एसी चला लेंगे 25 डिग्री पे, है ना, 22 डिग्री पे। मान लेते हैं कि टेम्परेचर हमारा चला गया -10, 10 डिग्री टेम्परेचर चला गया, तो हम हीटर चला लेंगे, मेंटेन करके रखना है। ठीक है, अब एक होता है, एक टर्म आती है कन्फर्मर। ये कन्फर्मर का मतलब क्या होता है, देखो हमारे यहाँ पे 99% एनिमल और 100% प्लांट
तो 99% एनिमल एंड 100% प्लांट जो है वो अपना वो जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते। भाई हम भी नहीं कर सकते कांस्टेंट, हम तो कांस्टेंट टेम्परेचर को जो मेंटेन नहीं कर सकते, याद रट लियो। 99% एनिमल और प्लांट जो हैं अपने कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक है। उनको मतलब कांस्टेंट नहीं कर सकते कि हाँ बाहर कितना भी हो रहा है लेकिन हम तो सिर्फ 20 पे ही रहेंगे, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। बाहर मान ले 40 हो रहा है और मुझे कह देगा कि नहीं मुझे तो 20 पे ही रहना है, मैं हीटर एसी चला लूँगी। जानवर की बात हो रही है, प्लांट को वहाँ बाहर ही खड़ा रहना है उसको, तो वो मेंटेन नहीं कर सकता, उसको अपना जो एम्बियंट टेम्परेचर है वो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब बियर जो है वो चला जाता है विंटर के टाइम पे हाइबरनेशन के अंदर, है ना, छुप के बैठ जाता है, हाइबरनेशन, ठीक है। और जो हमारी फिश है, स्नेल है, ये जाती है एस्टिवेशन में। किसमें? एस्टिवेशन में। कब? समर के टाइम पे, सही बात है। तो एस्टिवेशन में चली जाती है फिश, स्नेल, समर के टाइम पे। अब एक नया टर्म आता है डाइपॉज। एक सेकेंड, ये डाइपॉज क्या बला है भाई? देखो डाइपॉज में क्या होता है कि ये जो हमारे जू प्लैंक्टन है ना, जू प्लैंक्टन जो लेक में और पोंड में पाए जाते हैं, ये अपनी डेवलपमेंट को सस्पेंड कर देते हैं, ठीक है। तो डाइपॉज क्या है? स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट, मतलब ऐसे कैसे बैठ जाएंगे कि नहीं हम बड़ा होने नहीं देंगे अपने आप को, तो स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट, ठीक है। कंगारू रैट जो है ना, कंगारू जो है, एक मिनट, ये हमें कहाँ मिलता है पता है? ये हमें मिलता है नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट के अंदर, कंगारू रैट कहते हैं इसे। ये हमें मिलता है नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट के अंदर। ये पता है ये कभी भी पानी नहीं पीता, ये अपना इंटरनली फैट का ऑक्सीडेशन कर लेता है। तो इस इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन से ये सारी की सारी अपनी पानी की रिक्वायरमेंट पूरी करता है। दूसरा, ये इसका जो यूरिन होता है ना, यूरिन, वो भी बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है, कंसनट्रेटेड, जिसमें पानी ना हो, है ना, कंसनट्रेटेड यूरिन निकालता है ये, ताकि मिनिमम, और ताकि ये जब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जब इसके निकलें तो उसमें मिनिमम वॉल्यूम ऑफ पानी निकले, ठीक है। एबिलिटी टू कंसनट्रेट इट्स यूरिन सो दैट मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर इज यूज्ड टू रिमूव्ड, है ना, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। अच्छा ये हम क्या पढ़ रहे हैं? ये हम सारे के सारे जो पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं एक्लेमेटाइजेशन के एग्जाम्पल हैं ये सारे के सारे, कि किस तरीके से क्लाइमेट जो भी है हम कैसे अपनी बॉडी को एडजस्ट कर पा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्लाइमेटाइजेशन, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल एक है डेजर्ट प्लांट का। डेजर्ट प्लांट है, उसका नाम है ओपिनटिया क्या है? इसके अंदर कोई भी लीव्स नहीं होते भाई, डेजर्ट प्लांट के अंदर लीव नहीं होते। इसमें होते भी हैं तो ऐसे स्पाइन जैसे होते हैं, स्पाइन बहुत ही नुकीले से होते हैं। तो ये जो है ना अपना, अब लीव नहीं है तो ये फोटोसिंथेसिस का फंक्शन कैसे करेगा ये प्लांट? तो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन इसके स्टेम करते हैं, इसके पास इसके स्टेम होते हैं, बड़े ही फ्लैट से स्टेम होते हैं, वो इसका फंक्शन कर लेते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे एक रूल है, एलन रूल। अब ये एलन रूल क्या चीज़ है? देखो एलन रूल क्या होता है कि जब भी हम कोल्ड क्लाइमेट के मैमल्स को देखेंगे तो वहाँ पे उनकी जो बॉडी होगी ना, बॉडी वो तो बहुत बड़ी होती है ना। बॉडी देखी हुई ना, पोलर बेयर इतना बड़ा सा होता है, लेकिन उसकी आंखें छोटी छोटी होंगी, उसके कान छोटे छोटे से होंगे। क्यों ऐसा होता है? ताकि उनके अंदर से मिनिमम हीट लॉस हो, इसलिए, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं पोलर एरिया के अंदर जो ये सील होती हैं, एक्वाटिक सील होती हैं,
इनके नीचे ना जो सील होती है, इनके नीचे बहुत ही थिक फैट होता है, देखा ना, बहुत मोटी मोटी सी होती है ये। अरे वो सील इस तरीके की वाली है ना। तो सील में क्या होता है कि नीचे बहुत ज़्यादा फैट दिया हुआ होता है। क्यों दिया हुआ होता है? एक तो फैट जो है इनका, इनके अंदर एक तो इंसुलेटर का काम करता है, दूसरा इससे इनकी बॉडी का फैट, बॉडी की जो हीट है वो रिड्यूस नहीं होती। तभी कहते हैं कि मोटे आदमियों को ठंड कम लगती है, मोटे आदमी को ठंड कम लगती है क्योंकि उसके अंदर फैट भरा हुआ है, इसलिए। ठीक है। अब ये हम करते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। तो एल्टीट्यूड सिकनेस क्या होता है? जैसे मनाली वगैरह पे जाते हैं तो लोगों की उल्टी उल्टी पड़ने लग जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? मेन बात यही है, जैसे ही हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो लो हो जाता है। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठंड होती है ना, तो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। सॉरी, मतलब इतना याद रखना है कि ऊपर जैसे हम जाते हैं तो वहाँ पे हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होता है। ठीक है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या क्या होता है, लोगों को एक तो थकान होगी बहुत ज़्यादा, है ना, उल्टी का मन करेगा, नोजिया होगा ही होगा, और हर्ट पेल्पिटेशन, मतलब हार्ट बीट जो है वो पेल्पिटेशन माने बहुत तेज़ 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 तक चलने लग जाएगी। ठीक है। अब क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज़्यादा कम हो रखी होती है। तो बॉडी अब इसको कैसे कंपनसेट करेगी? तो बॉडी क्या करती है ना, बॉडी आरबीसी की प्रोडक्शन बढ़ा देगी। इसीलिए एक तो नाक से नक्सरी आने लग जाती है। ठीक है। वहाँ के लोग जो होते हैं वो बड़े लाल लाल से होते हैं क्योंकि वहाँ पे आरबीसी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा, जो जैसे जो हेमोग्लोबिन अपनी बाइंडिंग एफिनिटी है ना, उसको हेमोग्लोबिन रिड्यूस कर देता है। हेमोग्लोबिन अपनी बाइंडिंग एफिनिटी को रिड्यूस कर देता है। ठीक है। और ब्रीथिंग रेट को बढ़ा देते हैं। बॉडी जल्दी 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 सांस लेनी पड़ेगी, सांस तेज आएंगे वहाँ पे। तो ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज कर दिया, आरबीसी की प्रोडक्शन बढ़ा दी। दो चीज़ें बढ़ा रहे हैं, आरबीसी की प्रोडक्शन बढ़ा दी, ब्रीथिंग रेट बढ़ा दिया, और जो हीमोग्लोबिन का जो बाइंडिंग एफिनिटी है उसको रिड्यूस कर दिया है। ठीक है जी। अब एक बात करते हैं देखो ये जो है ना, एक टर्म आती है डीप सी हाइड्रो थर्मल वेंट। ओके, डीप सी हाइड्रो थर्मल वेंट। ठीक है। और ऐसे ही होते हैं हमारे हॉट स्प्रिंग। मतलब अब नाम से पता चल रहा है, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री से ज़्यादा होता है, एक्सीड कर जाता है ना। तो ये इतना इतना ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे भी कुछ माइक्रोब्स पाए जाते हैं। उन माइक्रोब का नाम पता है क्या है? उन वहाँ पे कौन से माइक्रोब पाए जाते हैं? मतलब 100 से भी ज़्यादा टेम्परेचर है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस है। डीप सी हाइड्रो थर्मल वेंट और हॉट स्प्रिंग के अंदर वहाँ पे भी हमें क्या पाए जाते हैं? आर्क बैक्टीरिया पाए जाते हैं, आर्क बैक्टीरिया। देखो जो डेजर्ट, जो डेजर्ट लिजार्ड है ना, वो जब टेम्परेचर ज़्यादा गिर जाता है, उसकी कंफर्ट लेवल से ज़्यादा कम टेम्परेचर हो जाता है, तो वो सूरज के अंदर बास्क करती है, सन के अंदर बास्क करके, मतलब सन बाथ लेके एक तरीके से, और हीट को एब्जॉर्ब करके अपने पास रख लेती है। फिर रात को टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कम होता है, तो फिर आराम से वो डेजर्ट लिजार्ड सर्वाइव कर जाती है। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है वो एक्लेमेटाइजेशन के हैं, ये मैं बता चुकी हूँ। ठीक है ना। अच्छा, अब पॉपुलेशन के ऊपर हम चलते हैं। नया टॉपिक है अपना पॉपुलेशन। ठीक है। तो पॉपुलेशन में क्या है कि जो रिप्रोडक्टिव एज होती है किसी भी इंसान की, वो क्या मानी जाती है? वो मानी जाती है 15 से 45 साल। मतलब आदमी 15 से 45 साल में बच्चे पैदा करता है। ठीक है। अब इंडिया का जो ग्राफ है वो है एक्सपेंडिंग। ठीक है ना। इंडिया का ग्राफ क्या है? एक्सपेंडिंग। डिक्लाइनिंग ग्राफ पता है किसका है? चाइना का ग्राफ डिक्लाइनिंग है कि चाइना अभी कम 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 करती जा रही है ना, तो चाइना का ग्राफ है डिक्लाइनिंग। अच्छा, ये नेटलिटी क्या होता है? नेटलिटी हम लोग पर्टिकुलरली बर्थ रेट को बोलते हैं, नेटल, है ना, नेटल, नेटल वर्ड वही तो, नेटल मतलब होता है बर्थ रेट। ग्रोथ मॉडल की बात करते हैं। देखो पर्टिकुलरली, एक सेकेंड, दो प्रकार के हमारे पास ग्रोथ मॉडल हैं।
ठीक है। पहला मॉडल है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो मॉडल है, इसी को हम लोग जियोमेट्रिक ग्रोथ भी बोलते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक ग्रोथ भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो कंपटीशन की तो कोई बात ही नहीं है। जब एक्सपोनेंशियल है ना, एक्सपोनेंशियल तो अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना, ऐसे हमेशा हमेशा बढ़ता ही जाएगा। तो ऐसा ग्राफ बनेगा यहाँ पे। और ये पर्टिकुलरली कौन शो करते हैं, तो ये जो पैरामीशियम होते हैं, छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं, पैरामीशियम हो गया, और जो रेनी इंसेक्ट में जैसे कि हमारा एल्गल ब्लूम हो गया अचानक से, तो वो बढ़ता ही चला जाता है ना। और सीजनल फंगी होती हैं, तो ये सब चीज़ें ये शो करती हैं, हालांकि ये इतना प्रैक्टिकल नहीं है। ओके, दूसरा हम बात करते हैं, दूसरा हमारा है लॉजिस्टिक ग्रोथ। सेकेंड वन इज लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या होता है, यहाँ पे ना हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है, ये थोड़ा प्रैक्टिकल है। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से क्या हो जाएगा, कंपटीशन होगा, यस, है ना। और पॉपुलेशन जो है वो 3 फेज शो करेगी। पहले तो वो लैग फेज शो करेगी, है ना, जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा ग्राफ है, तो पहले तो वो लैग फेज शो करेगी, उसके बाद फिर थोड़ा सा एक्सेलरेट करेगी, उसके बाद फिर से डेसिलरेशन करने लग जाएगी। क्योंकि पहले क्या है कि यार बोलेगी लें या ना ले, लें या ना ले, इस तरीके, फिर थोड़ा सा लेगी, उसके बाद फिर बोलेगी नहीं यार कम करो कम करो। तो इस तरीके से ये यहाँ पे कौन सा कर्व शो करती है, सिग्मोइड कर्व शो करती है, ठीक है। अच्छा जी, अब ब्रीडिंग की बात करते हैं। देखो कुछ जो है वो ब्रीडिंग करते हैं सिर्फ एक बार, तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है कि सिर्फ एक बार पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ब्रीडिंग करें। वो कौन होते हैं, तो वो होती है सैल्मन फिश, सैल्मन, है ना, सैल्मन फिश और बैम्बू, बहुत बढ़िया चीज़ें हैं ये। सैल्मन फिश एंड बैम्बू जो है सिर्फ एक बार ही ब्रीड करते हैं। अब हम जैसे लोग जो हैं, बर्ड हो गए और मैमल हो गए, ये बहुत बार ब्रीड करते रहते हैं। अच्छा, कुछ जो है ना वो स्मॉल साइज़ के बहुत ज़्यादा नंबर में बच्चे देते हैं। छोटे छोटे साइज़ के लार्ज नंबर, बहुत ज़्यादा नंबर में बच्चे देते हैं, छोटे 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 छोटे। तो वो कौन होते हैं, वो होते हैं हमारे ऑयस्टर और पेलाजिक फिशेस, ठीक है। ऑयस्टर और पेलाजिक फिशेस जो है वो छोटे छोटे नंबर में बहुत ज़्यादा बच्चे देते हैं। देखो पॉपुलेशन इंट्रैक्शन की हम बात करते हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन की हम बात करते हैं, एक मिनट। यहाँ पे क्या होता है ना, अगर जैसे कि कहीं पे पॉजिटिव पॉजिटिव है तो वो हो जाएगा हमारा म्यूचुअलिज्म, ठीक है। पॉजिटिव और ज़ीरो है तो वो हो जाएगा हमारा कमेंसलिज्म, ठीक है ना। तो पॉजिटिव पॉजिटिव म्यूचुअलिज्म, पॉजिटिव और ज़ीरो है तो कमेंसलिज्म, मतलब कि ठीक है, कमेंसलिज्म जैसे कोई कॉमर्स किया तो उसमें एक को फ़ायदा हो गया, है ना, दूसरे वाले को कोई नुकसान भी नहीं हुआ, ठीक है, उसने सामान खरीद लिया, ठीक है, उसने पैसे दिए, बट इतना ऐसा ऐसा भी नहीं कि नुकसान ही हो गया, उसने कुछ लेके खा लिया, उसे फ़ायदा भी नहीं हुआ नुकसान भी नहीं हुआ, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं नेगेटिव नेगेटिव, तो कंपटीशन के अंदर दोनों को नुकसान ही होता है। कंपटीशन करेंगे तो दोनों को नुकसान होता है, ठीक है। नेगेटिव और ज़ीरो की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है हमारा एमेंसलिज्म। एक तो नेगेटिव और दूसरा ज़ीरो, तो ये है एमेंसलिज्म, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे होता है हमारा, ये होता है हमारा प्रेडेशन और ये हमारा होता है पैरासिटिज्म, ठीक है। इसमें प्रेडेशन और इनमें क्या फ़र्क है, इसमें डायरेक्टली एकदम से अटैक करता है, इसमें कुछ टाइम रुक के अटैक करेगा। प्रेडेटर क्या होता है, तो प्रेडेटर हमने देख लिया, प्रेडेटर में पॉजिटिव नेगेटिव ये सब चीज़ें चलती रहती है, ठीक है। तो अब जैसे कि प्रेडेटर क्या होता है ना, जैसे कि टाइगर ने डियर को खा लिया,
ठीक है। तो ये ना एक तरीके से कंड्यूट की तरह काम करते हैं, ठीक है। कंड्यूट क्या होता है? जरिया होता है ना। तो ये एक तरीके से कंड्यूट की तरह काम करते हैं फॉर ट्रांसफरिंग एनर्जी अक्रॉस ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। तो ये एक तरीके से कंड्यूट की तरह काम करते हैं फॉर ट्रांसफरिंग एनर्जी अक्रॉस ट्रॉपिक लेवल, ठीक है ना। कंड्यूट की तरह काम करते हैं, ये चीज़ याद रखनी है। ये जो है ना, ये प्रे पॉपुलेशन को, प्रे फ़ायदा क्या है इनका? पहला, ये प्रे पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल में रखते हैं। समझ में आने वाली बात है ये, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, प्रिकी पियर कैक्टस है, जैसे हमारा प्रिकली पियर कैक्टस। तो प्रिकी पियर कैक्टस जो है ना, ये इन्वेजिव था, इसको ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस कर दिया गया, तो इसकी ना पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई प्रिकली पियर कैक्टस की। तो इसको हटाने के लिए हमें कैक्टस फीडिंग मॉथ लाना पड़ा। क्या लाना पड़ा? कैक्टस फीडिंग मॉथ लाना पड़ा, ताकि इसकी पॉपुलेशन को हम डिक्रीज़ कर सकें, ठीक है। दूसरा फ़ायदा क्या है इसका? ये एग्रीकल्चर पेस्ट कंट्रोल में मदद करता है। कैसे मदद करता है? जैसे जब भी हम ये जो पेस्ट वगैरह छिड़कते हैं ना, तो हम इन प्रेडेटर को देखते हैं कि हाँ भाई, प्रेडेटर जो हैं ये कितना रेगुलेट कर सकते हैं, है ना। अगर ये मान लेते हैं कि ये 10 हैं पेस्ट, हमारे पास 10 हैं, तो पता चलता है कि हाँ भाई, पेस्ट जो है वो 4 तो पेस्ट ही खा लेगा, तो हमें 6 पे ही सिर्फ पेस्ट छिड़क देना है, इस तरीके से। ये जो है, ये स्पीसीज़ की तीसरा फ़ायदा क्या है कि ये जो है वो स्पीसीज़ की डाइवर्सिटी को मेंटेन करता है, ठीक है ना। स्पीसीज़ की डाइवर्सिटी को ये मेंटेन करता है, ठीक है। अब देखो एक अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में स्टारफिश पिएस्टर, क्या नाम है? एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल के तौर पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो उसका नाम है, देख सकते हैं, स्टारफिश पिएस्टर। तो स्टारफिश पिएस्टर क्या है? अमेरिकन कोस्ट के ऊपर ये एक इम्पॉर्टेंट प्रेडेटर है, ठीक है। स्टारफिश पिएस्टर जो है ये इम्पॉर्टेंट प्रेडेटर है, ठीक है। अब फाइटोफेगोज है ना, तो फाइटोफेगोज, ये फाइटोफेगोज क्या होते हैं? ये फाइटोफेगोज जो हैं ये प्लांट की सेप पे फीड करते हैं, या फिर प्लांट, मतलब प्लांट के किसी ना किसी पार्ट के ऊपर जो फीड करते, प्लांट की सेप या फिर प्लांट के किसी और पार्ट के ऊपर फीड करें। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि प्लांट्स के लिए, फॉर प्लांट्स, हर्बीवोरस जो होते हैं वो भी एक तरीके से क्या है? प्रेडेटर है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि अगर ये आ जाए कि क्या हर्बीवोरस भी प्रेडेटर होते हैं, तो हाँ जी, प्रेडेटर होते हैं वो प्लांट्स के लिए। जैसे स्पैरो है, अगर ये बोल देते हैं कि स्पैरो ईटिंग सीड, तो इज़ दिस एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिज्म, इज़ दिस एग्जाम्पल ऑफ प्रेडेटर? तो हाँ, हमें यस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये हर्बीवोरस है और ये प्लांट को खा रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोनार्च बटरफ्लाई की। मोनार्च बटरफ्लाई, तो ये मोनार्च बटरफ्लाई जो है ये ऐसी है ना, ये अपने आप को एक केमिकल खा लेती है ये, मतलब ये कोई किसी चीज़ को खा लेती है पर्टिकुलरली, तो ये अपने आप को इतना ज़्यादा डिसटेस्टफुल बना देती है ना, कि इसको इसका प्रेडेटर खा ही नहीं पाता, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्रेडेटर हैं जो अपने लिए, अपने आप को बचाने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म रखते हैं। जैसे पहला तो हमने देखा यही, क्या नाम देखा हमने इसका हमने नाम देख लिया मोनार्च बटरफ्लाई। तो मोनार्च बटरफ्लाई भी ऐसी है। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, तो एकेशिया और ये कैक्टस, ये अपने बाहर ऐसे नुकीले वो नहीं रख लेते, कांटे होते, तो इनको भी कोई नहीं खा पाता, ठीक है। एक है कैलोट्रॉफिस, क्या नाम है इसका? कैलोट्रॉफिस। तो ये भी कुछ इसी तरीके से काम करता है। तो ये ना डिफेंस, अपने आप को बचाने के लिए मैकेनिज्म निकाल के रखते हैं, कुछ केमिकल रिलीज़ करता है, इनको भी नहीं खा पाते। तो तीसरा ये हो गया। चौथा है हमारे पास, जैसे कि निकोटीन है ना, कैफीन है, इनको कोई नहीं खाता। ये प्रेडेटर के एग्जाम्पल है, बट ये डिफेंस मैकेनिज्म को फॉलो कर लेते हैं। तो निकोटीन है, कैफीन है, क्यूनीन है ना, ओपियम है, और एक और है स्टाइचनाइन है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो पांचों हैं, पांचों, और ये मोनार्च बटरफ्लाई, एकेशिया, कैक्टस,
ये डिफेंस मैकेनिज्म ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है, अब हम कंपटीशन की बात करते हैं। तो कंपटीशन हमने क्या देखा, दोनों को नुकसान होगा। ठीक है, इसका पहला एग्जांपल है फ्लैमिंगो एंड फिशेस। ये दोनों की दोनों लड़ाई करती है जू प्लैंक्टन के लिए। ठीक है ना, तो इसमें किसी को भी, ये दोनों लड़ाई करते हैं आपस में लड़ाई करते रहते हैं जू प्लैंक्टन के लिए। इसमें किसी को फ़ायदा नहीं होता, भाई इसको भी खाना है, इसको भी खाना है। जू प्लैंक्टन ख़त्म हो गया, किसी को फ़ायदा नहीं होता इसमें। ठीक है, अब एक है हमारा दूसरा एग्जाम्पल एबिंगडन टॉर्टॉइज, है ना। तो एबिंगडन टॉर्टॉइज जो है ये हमारा है गैलापागोस आइलैंड के अंदर। कहाँ पे है ये, गैलापागोस आइलैंड के अंदर ये रहते थे। यहाँ पे क्या हुआ, एबिंगडन टॉर्टॉइज को ना जाना पड़ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना गोट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो गोट को इंट्रोड्यूस करते ही इनको यहाँ से जाना पड़ा। अब एक होता है हमारा कॉर्नल एक्सपेरिमेंट, ये हमारे कंपटीशन के टाइम पे कॉर्नल एक्सपेरिमेंट। तो कॉर्नल एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या कहा जाता है कि जो सुपीरियर स्पीसीज होगी ना किसी भी चीज़ की, वो इन्फीरियर को डोमिनेट करेगी। ठीक है, जैसे कि सुपीरियर तो सुपीरियर बार्नेकल थे, है ना, उन्होंने छोटे जो बार्नेकल थे ना, स्मॉल वाले जो बार्नेकल थे उनको खा लिया। तो कार्नेकल क्या कहता है, सुपीरियर स्पीसीज जो है वो छोटी वाली स्पीसीज को डोमिनेट करती है। एक हमारा कंपटीशन के अंदर एक रूल आता है गॉस कॉम्पिटिटिव प्रिंसिपल। गॉस कॉम्पिटिटिव प्रिंसिपल ये क्या कहता है, इसमें ये कहता है कि ना अगर कोई भी स्पीसीज सेम रिसोर्सेज के लिए कॉम्पीट कर रही है तो वो इन डेफिनेटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इन डेफिनेटली को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। क्या कह रहे हैं ये कि अगर कोई भी स्पीसीज, मान लेते हैं कि ये एक रिसोर्स है, इसके लिए दो स्पीसीज अगर कॉम्पीट कर रही है तो वो इनडेफिनेटली को एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके पास रिसोर्स ही एक है। तो या तो इसको जाना पड़ेगा या इसको जाना पड़ेगा, इस तरीके से। ठीक है, अब एक होता है रिसोर्स पार्शनिंग। पांचवा है हमारा रिसोर्स पार्शनिंग। इसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लेते हैं कि दो स्पीसीज है हमारे पास। ठीक है, तो उसमें ये कहा जाएगा कि भाई आप या तो आप डिफरेंट टाइम पे खाएं, मैं सुबह सुबह खाऊंगी, आप शाम को खाएं, या फिर डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न अपना लेते हैं कि भाई मैं रूट खाती हूँ, आप स्टेम खा लो, इस तरीके से।